वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मशरक़ी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे इफ्तिताह। 5,750 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश में तैयार इस सेक्शन के खुलने से मकामी सनअतों को मिलेगा फ़रोग़। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की 300 किसान तंजीमों ने की ज़रई इस्लाहात की हिमायत। मुजाहरा कर रही किसान तंजीमों के साथ हुकूमत कल करेगी बातचीत। 4 अहम मामलों पर होगा तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संगोला से मगरबी बंगाल के शालीमार के दरमियान 100वीं किसान रेल को कॉरिडोर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया रवाना। किसानों को के लिए इस रेल को मददगार बताते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इसे करार दिया गेम चेंजर। कहा ज़रूरी पैदावार को मुल्क भर में पहुंचाने में आएगी तेजी। शदीद सर्दी की गिरफ्त में आया शुमाली भारत। महकमा मौसमियात की दर्जे हरारत में कमी की पेशिन गोई। मुल्क में कोविड चेक के मामलों की तादाद में आ रही है मुसलसल कमी। वज़ारत दाखिला ने की निगरानी। रोकथाम और एहतियात के लिए नवंबर में जारी रहनुमा हिदायत में 31 जनवरी तक तोसी। कोरोना के खिलाफ दुनिया की जंग जारी। फाइजर सितंबर तक यूरोपीय यूनियन को करेगी कोविड वैक्सीन की सप्लाई की तकमील। अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप के जरिए मंजूर अमरीकी शहरियों के लिए $2000 कोरोना राहत फंड के मंसूबे को दी मंजूरी। चीन में वुहान से कोरोना वायरस पर रिपोर्टिंग करने वाली सिटीजन जर्नलिस्ट को 4 वर्ष की सजा। और मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स 200 रन पर हुई खत्म। भारत को 4 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी के लिए चाहिए 70 रन। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुल्क के सबसे अहम मंसूबों में से एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर और खुर्जा सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 351 किलोमीटर तवील इस फ्रेट कॉरिडोर को 5,750 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसके तैयार होने से एक जानिब जहां मुल्क में पहली मरतबा मालगाड़ियां टाइम टेबल से चलेंगी, वहीं दूसरी जानिब मुल्क के सबसे मसरूफ रेल लाइन कानपुर से दिल्ली के दरमियान रेल ट्रैफिक में भी कमी आएगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तामीर का मकसद सारिफीन को माल बर्दारी का ऐसा मुतबादिल फराहम करना है जो इजाफी सलाहियत और गारंटी वाला हो, बेहतर, भरोसेमंद, महफूज और सस्ता हो, ताकि भारतीय रेल ट्रांसपोर्ट के बाजार में सबसे बड़ा हिस्सेदार हो। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तस्वुर 4 मेट्रो सिटीज को जोड़ने वाले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मंसूबे पर रेल आमदोरफ्त के लगातार बढ़ते दबाव की वजह से किया गया था। मुल्क की बढ़ती मईशत के साथ साथ इसकी तवानाई की जरूरतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिनके तकमील के लिए बहुत ज्यादा मकदार में कोयला ढुलाई की जरूरत है। इसके अलावा सनती तरक्की की रफ्तार को तेज करने और बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए भी माल की ढुलाई के निजाम को मजबूत बनाना जरूरी है। इंडियन रेलवे के मशरकी और मगरबी रूटों पर लगातार बढ़ती बैन अल-अक़वामी तजारत को ढांचा जाती बुनियाद और रफ्तार फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने मशरकी और मगरबी कॉरिडोर बनाने का फैसला किया था, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 3,344 रेल रूट किलोमीटर है। मशरकी कॉरिडोर मगरबी बंगाल के डानकुनी से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होते हुए पंजाब के लुधियाना तक बनाया जा रहा है, जिसके तहत न्यू भावपुर से खुर्जा के दरमियान 351 किलोमीटर का सेक्शन मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इस सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तामीर ग्राहकों को माल ढुलाई के ऐसे मुतबादिल मुहैया कराना है जो इजाफी सलाहियत वाले हों और जो काबिल एतमाद, बेहतर, महफूज और सस्ते हों,
ताकि इंडियन रेलवे आमदोरफ्त के बाजार में सबसे बड़े हिस्सेदार के तौर पर कायम हो। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का मकसद फी ट्रेन ज्यादा सलाहियत में माल ढुलाई के लिए आलमी सतह के रेल के बुनियादी ढांचे की तामीर करना, ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाना, ग्राहकों को तेज तवानाई से पुर और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करना, जामे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हौसला अफजाई करना, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स की फी इकाई लागत में कमी लाना और माल की ढुलाई बाजार में रेलवे की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। 1856 रेल रूट किलोमीटर लंबे मशरकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शन के बन जाने से कानपुर से दिल्ली के दरमियान रेल ट्रांसपोर्ट भी आसान होगा, क्योंकि मालगाड़ियों की वजह से जो इजाफी दबाव मौजूदा रूट पर है उसमें काफ़ी कमी आएगी, जिससे सवारी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी प्रयागराज में EDFC के ऑपरेटिंग कंट्रोल सेंटर का भी इफ्तिताह करेंगे। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए मज़ीद तफसीलात के लिए हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आशुतोष शुक्ला से, जो कि इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। जी अशोक, ये बताएं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का आज प्रधानमंत्री वज़ीर-ए-आज़म उद्घाटन करेंगे, उसका इफ्तिताह करेंगे। इससे जो है ख़ास करके कानपुर और दिल्ली के बीच जो बहुत ही बिज़ी रूट कहा जाता था, उससे मालगाड़ियाँ टाइम से चल तो सकेंगी ही, साथ ही लोगों को कितना फ़ायदा होगा जिनका माल आता है और जिनको काफ़ी वक्त पहले लग जाता था। देखिए, जिस तरह से ये फ्रेट कॉरिडोर का जो है आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पर जब 21वीं शताब्दी में हम द्रुत गति से माल वाहनों का जो है ढुलाई की बात करते हैं, यात्रियों के संचालन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जो अवस्थापना की हमारी संरचना है, उस संरचना में कहीं न कहीं जो है एक मील का पत्थर जो है आज का यह उद्घाटन साबित होगा। लगभग 1000 किलोमीटर का एरिया इस पूरे फ्रेट कॉरिडोर का जो है उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। और इसके साथ ही जो है हावड़ा से लेकर के लुधियाना तक का जो पूरा ये 1875 किलोमीटर का एरिया है, इस पूरे एरिया को ये पूरा का पूरा उन तमाम औद्योगिक क्षेत्रों से होकर के गुजरता है जहां पर आवागमन की सुविधाएं और साथ में माल ढुलाई की सुविधाओं को लेकर के हमेशा जो है कहीं न कहीं परेशानी थी। 351 किलोमीटर लंबे रूट का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और ख़ास तौर पर इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, ये एशिया का सबसे बड़ा कंट्रोल सिस्टम इस पूरे फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के लिए होने वाला है, जहां पर पूरे के पूरे रूट पर जो है अगर कहीं मालगाड़ियों की निगाह रखी जाएगी, मालगाड़ियों पर निगाह रखी जाएगी, तो यहीं से संचालित होगा। पहली बार भारतीय रेल के इतिहास में ऐसा होगा कि जब मालगाड़ियां जो है अपने टाइम टेबल पर चल सकेंगी। और इसके साथ ही जो औद्योगिक विकास और औद्योगिक माल ढुलाई को लेकर के द्रुत गति चाहिए थी, तेज गति चाहिए थी, उस तेज गति को यह प्रदान करेगा। इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से किसान माल ढुलाई के लिए जो है किसानों की फसलों की माल ढुलाई के लेकर के किसान रेल का उद्घाटन किया, वो भी इसमें कहीं न कहीं फ़ायदेमंद होगा। जब तमाम सारी फसलें, तमाम सारी आवक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी के साथ पहुंच सकेंगी। ये भारतीय रेल के स्वर्णिम अतीत में कहीं ना कहीं आज का यह दिन जो है स्वर्णिम भविष्य की ओर जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ से जिस तरह से भारतीय रेल को आगे बढ़ना है वह साबित होगा। जिस कंट्रोल रूम पर हैं इस वक्त हम, जहाँ जिसका प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे, ये एशिया का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम होगा। ये पूरे ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पर निगाह रखेगा और मालगाड़ियों की गति को लेकर के, मालगाड़ियों की समय सारणी को लेकर के यहीं से निगाह रखी जाएगी। जी मसरूर। जी आशुतोष, आप जहां मौजूद हैं वो एक तरह से कहें कि हम औद्योगिक या सनअती मरकज़ कह सकते हैं उसको, इस इलाके से ख़ास करके दूसरे शहरों से, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, तमाम जगहों से जो है यहाँ पे जो है तमाम तरह के माल आते हैं और यहाँ से चीज़ें सप्लाई भी की जाती हैं। यहाँ से दूसरी जगहों से, बड़े शहरों से चीज़ें आती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिलेगी और ख़ास करके जो सनअती इदारे चलाते हैं, जो उद्योग चलाते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरे फ्रेट कॉरिडोर का जो संरचना की गई है, एक ऐसी संरचना की गई है कि उत्तर प्रदेश के जो भी औद्योगिक नगर हैं जहाँ से होकर के ये फ्रेट कॉरिडोर गुजरेगा, जहाँ की माल की ढुलाई की नितांत आवश्यकता थी। और ख़ास तौर पर यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर के अगर हम पंजाब तक की बात करें, जो फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना को भी जोड़ेगा, वहाँ तक जो है कोयले की बड़ी आपूर्ति की आवश्यकता होती थी और समय पर कोयला न पहुँचने से इंडस्ट्रीज़ को इसका नुकसान होता था। तो झारखंड से लेकर के बिहार तक
जहाँ से कोयला निकलता है, उन सारी जगहों को जोड़ते हुए, पश्चिम बंगाल से जोड़ते हुए ये पूरा का पूरा जो है एक ऐसा सर्किल बनेगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का ही एक स्थान है दादरी, जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स का जो है मिलन स्थल होगा, जहां पर पूरे भारत को जोड़ने की एक ऐसी व्यवस्था होगी कि आप पूरे भारत की जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से पूरे देश को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश की माल ढुलाई जो है निश्चित रूप से, चाहे वो हवाई जहाज से हो या फिर रेलवे के माध्यम से हो या फिर जल मार्ग से हो, तीनों के लिए जो है सुलभता उपलब्ध कराएगा और कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास को गति देने में ये पूरा ईस्टर्न और वेस्टर्न और खासतौर पर ईस्टर्न का जो पहला चरण आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, न्यू खुर्जा से लेकर के कानपुर तक जो लाइन बन चुकी है, वहां तक जो उद्घाटन करेंगे, यह एक स्वरूप को दिखाएगा, एक आईने की तरह सूदमंद साबित होगा, खास करके माल ढुलाई को लेकर, मालगाड़ियों के टाइम टेबल से चलने को लेकर, और साथ ही सस्ता, गारंटी वाला, और जैसा कि रेलवे ने भी कहा कि महफूज भी होगा, सस्ता भी होगा और लोगों का माल सही वक्त पर सही जगह पर इससे पहुंच सकेगा। तो इस तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल आप नज़र बनाए रखें और हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मरकज़ी हुकूमत के ज़रई इस्लाह क़वानीन को मुल्क भर से हिमायत मिल रही है। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए लाए गए ज़रई क़वानीन की हिमायत में मुल्क भर से आई किसान तंजीमों ने राजधानी दिल्ली में मुनक़िद एक प्रोग्राम में वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर की हिमायत का ख़त सौंपा। प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मगरबी बंगाल समेत मुल्क भर से आए तकरीबन 300 किसानों ने हिस्सा लिया और ज़रई इस्लाहात के क़वानीन पर मरकज़ी हुकूमत की हिमायत की। प्रोग्राम में मौजूद किसान तंजीमों ने मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए लाए गए ज़रई इस्लाहात क़वानीन के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें जारी रखने की अपील की। और पंजाब के किसानों का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए लाए गए ज़रई इस्लाहात के क़वानीन से किसानों को फ़ायदा होगा, उन्हें अपनी फसल कहीं भी फ़रोख्त करने की आज़ादी मिलेगी और मोदी हुकूमत ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही है। ये कदम इसी समत में उठाया गया है। बाज़ किसानों का तो ये भी कहना है कि पुराने ज़रई कानून अगर कारगर होते तो मुल्क में बड़ी तादाद में किसान खुदकुशी न करते। मोदी सरकार ने जो बिल लाया, अहीं समझ, अहीं खुद जिमीदार है, किसान है, अहीं समझते हैं कि बहुत बढ़िया बिल ने। पिछले कई महीनों तो हम खुद जमींदार किसान हैं। ये बहुत ही अच्छा बिल है। कई वर्षों से तैयारियां की जा रही थी, इसमें सभी पार्टियां साथ थीं, कांग्रेस और अकाली ने साथ दिया, मगर आज दोनों मुखालिफत कर रहे हैं और हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी करने को कहा है, ये कदम इसी जानिब है। ये बिल वापस नहीं होना चाहिए। सियासी पार्टियां परेशान हो गई हैं, किसान मजबूत होगा तभी मुल्क मजबूत होगा। ये कानून वापस नहीं होना चाहिए। पार्टियां घबराइयां ने, एक किसान मजबूत होएगा तो हिंदुस्तान मजबूत होएगा। अहीं मोदी साहब ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੋਰ अपील करते हैं प्रधानमंत्री ਨੂੰ कि ये बिल ਨੂੰ लागू करना कि ये ਜਿਹੜੇ बिल ने ये बहुत सारे फायदेमंद बिल ने, ये लागू रहने। ये बिल मुकम्मल तौर पर किसानों के मफाद में है, ये नाफिज रहना चाहिए। हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर पहले वाले कानून सही होते तो किसान खुदकुशी क्यों करते। हमारी फसलों को जब बाहर वाला खरीदेगा तब फ़ायदा होगा। हम मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि ये बिल मनसूख नहीं होना चाहिए। इस कानून को हर कीमत पर नाफिज किया जाना चाहिए। जो किसान भाई एहतजाज कर रहे हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर तहरीरी तौर पर ज़मानत देने को तैयार है तो किसानों को हुकूमत की बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। बिल को नाफिज रहने दीजिए और घर वापस आ जाइए। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए महाराष्ट्र के संगोला से मगरबी बंगाल के शालीमार के दरमियान 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर कल रवाना किया। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत 2022 तक मुल्क के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के तय पाबंद अहद है। इसके तहत किसानों के जल्द ख़राब होने वाली ज़रई पैदावारों की मुल्क भर में बिला रोक टोक सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने किसान रेल चलाई। अब इसे वुसअत देते हुए महाराष्ट्र के संगोला से मगरबी बंगाल के शालीमार के दरमियान ये ट्रेन अपने साथ सब्जियां और फल लेकर पहुंचेगी। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर किसान रेल और उसके फ़वाइद पर बात की। देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम
देश के हर क्षेत्र की खेती को, किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। कोरोना की चुनौती के बीच भी बीते 4 महीनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। और नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो गया है एक वक्फे का। आप जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए उर्दू खबरें। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार है। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलीथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। और नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खबरनामे में एक बार फिर से खैर मकदम है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हुकूमत ने प्याज की बरामदात पर आयद पाबंदी हटाने का फैसला किया है। हुकूमत ने कल एक नोटिस जारी करते हुए 1 जनवरी 2021 से प्याज की तमाम किस्मों की बरामदात की इजाज़त दी है। प्याज की कीमत में तेज़ी आने के बाद मरकज़ी हुकूमत ने 6 माह पहले प्याज की तमाम किस्मों की बरामदात पर रोक लगा दी थी। हुकूमत ने यह फैसला मुल्क में प्याज की फराहमी में इजाफा और घरेलू बाजार में मुसलसल कीमतों में इजाफे को काबू करने के लिए किया था। और अब क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी खबर। भारत ने मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी है और भारत ने ये मैच अभी जीत लिया है। इस अहम मुकाबले को जीत लिया है। दूसरी इनिंग्स में जीत के लिए भारत को सिर्फ 70 रनों की ज़रूरत थी, जिसे भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले आज सुबह ऑस्ट्रेलिया ने अपने दिन की शुरुआत 6 विकेट पर 131 रन से 33 रन से आगे खेलना शुरू की, तो उनके बाकी बल्लेबाज सिर्फ 67 रन ही जोड़ पाए और टीम 69 रन पर ऑल आउट हो गई। अपना पहला मैच खेल रहे मोहम्मद सिराज ने इस मैच में इस दूसरी पारी में अगर हम बात करें तो 3 विकेट लिए हैं। तो मेलबर्न टेस्ट में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ अब 1-1 से बराबर हो गई है। इससे पहले भारत को मिली थी और भारत ने इस टेस्ट को जीत लिया है। इस सिलसिले में हम बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नारायण। आइए हम उनसे बात करते हैं मेलबर्न टेस्ट के सिलसिले में अपने नुमाइंदे से। बहुत बड़ी जीत भारतीय टीम के लिए। पहला टेस्ट हारने के बाद ऐसा लग रहा था नारायण कि जैसे कि भारतीय टीम ने जो है जैसे मनोबल उनका डाउन हो गया हो, इस तरह से लग रहा था। लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरह से वापसी की और जिस तरह से जज्बा दिखाया है, खास करके हम बात करें 2 खिलाड़ियों को जो है 2 नई खिलाड़ियों को इसमें जो है मौका भी मिला, डेब्यू हुआ उनका, और उसके साथ ही विराट कोहली के न रहने के बावजूद इस जीत को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत अहम और बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए। जैसे कि आपने कहा कि पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद भारतीय पारी पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पे भारत ने जो
एमसीजी में तो दूसरा टेस्ट मैच जीता, वो बड़ी जीत है। और 36 रन पे ऑल आउट होने के बाद पहले टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में बाउंस बैक करना और विराट कोहली के न रहते हुए, और इसमें केवल विराट कोहली नहीं, भारत के अन्य दिग्गज बल्लेबाज कहें, रोहित शर्मा इसमें नहीं थे, मोहम्मद शमी इंजरी के कारण चले गए थे और बीच मैच में ही उमेश यादव को भी इंजरी हो गई थी, जिसके कारण वो बाकी ओवर्स अपने नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर जो भारतीय क्रिकेटर्स ने इस टेस्ट मैच पे टेम्परामेंट दिखाया वो काबिले तारीफ है। और कहना होगा कि जिस तरह से आज उनके पिछले बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया, थोड़ा उन्होंने भारत के गेंदबाजों को रोका, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी की और उनको कहीं भी मौका नहीं दिया। और अपनी चौथी पारी में जब भारतीय टीम बैटिंग करने आई, 2 विकेट चले गए, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और कप्तान अजिंक्य रहाणे जो तूफानी पारी खेली और 16 ओवर के अंदर ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में धराशायी कर दिया और सीरीज को 1-1 से बराबरी पे ला दिया। जी नारायण, हम अगर बात करें कि जिन दो खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ हो, चाहे वो शुभम गिल हो या फिर मोहम्मद सिराज हो, दोनों ने बहुत शानदार मुजाहरा किया। मोहम्मद सिराज ने भी पहली पारी में भी 2 विकेट, दूसरी में भी 3 विकेट, इसी तरह से शुभम गिल की भी दोनों पारियों में शानदार पारी रही। बिल्कुल, शुभमन गिल ने जो अपनी पहली पारी में 48 रन बनाए थे वो अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के से बनाए थे और उससे भारतीय पारी पर काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि उसके बाद अजिंक्य रहाणे आए, उन्होंने शतक जड़ा और एज अ डेब्यू जो उन्होंने यहाँ पर खेल दिखाया वो काबिले तारीफ था। और मोहम्मद सिराज की बात करें तो पिछले महीने उनके पिता चले गए और उसके कारण वो अपने घर इंडिया वापस भी नहीं आ पाए, क्योंकि उस दौरान वो 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में थे और इतना बड़ा प्रेशर और उनके पास था। और साथ ही और टेस्ट मैच का प्रेशर, आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब आप टेस्ट मैच का प्रेशर होता है बहुत बड़ा होता है, जबकि आप डेब्यू कर रहे होते हैं, उस प्रेशर को उन्होंने झेलते हुए यहाँ पर दूसरी पारी में 3 विकेट और पहली पारी में 2 विकेट लेके 5 विकेट लिए और वो ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर 5 विकेट डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले ऐसे 5वें गेंदबाज बने हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है और ये दिखाता है कि जो उनका मानसिक स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से परिस्थितियों को अपने ओर लाया जाए ये उनको बखूबी आता है। तो कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन है, वो भी काबिल तारीफ है कि जो नए खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं नए खिलाड़ी इस मौके को भुनाने में सफल रहे और टीम को जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। जी बिल्कुल, हम बल्लेबाजों गेंदबाजों का जिक्र कर रहे हैं, दोनों ने शानदार मुजाहरा किया पूरे मैच के दौरान। साथ ही हम रविंद्र जडेजा जिनकी चोट के बाद वापसी हुई है उनकी जो है शानदार उनका मुजाहरा देखने को मिला, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? और रविंद्र जडेजा की बात करें तो उनका जब भी प्रदर्शन रहता है एज अ ऑलराउंडर बहुत ही बेहतरीन रहा। उन्होंने जिस तरह से बैटिंग, ना केवल बॉलिंग, ना केवल बैटिंग और फील्डिंग, वो तीनों डिपार्टमेंट जो हैं खेल के उसमें उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहता है। और कल उन्होंने तीसरे दिन 2 अहम विकेट लेके भारतीय जो मैच का था उसका रुख बदला और जो कंट्रोवर्शियल DRS था जिसमें कि ऑस्ट्रेलियाई जो कैप्टन थे टिम पेन, उनका विकेट वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में, जो कि लगा था कि मतलब बैट का एज लेके विकेट कीपर ऋषभ पंत के पास गई और उसका ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। और जब अजिंक्य रहाणे ने उसको DRS के लिए रेफर किया, उसके बाद जो थर्ड अंपायर था और जब उन्होंने हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी से देखा तो उसमें कहीं भी एज नहीं आ रहा था, लेकिन जब स्निकों से देखा तो हल्का फुल्का टच मिल रहा था, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसको आउट करार दिया। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा एक ऐसे प्लेयर हैं जो कहीं भी मैच का रुख मोड़ सकते हैं और जो विपक्षी टीम है उसको प्रेशर में ला सकते हैं और जो मैच को अपनी टीम के पाले में कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बड़ी खुशखबरी ख़ास करके क्रिकेट के शायकीन के लिए कि आज भारतीय टीम ने मेलबोर्न टेस्ट को जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर भारत ने एक तरह से कहें कि टेस्ट क्रिकेट में बराबरी भी कर ली है जो सीरीज़ चल रही है उसमें। तो ये एक तरह से नए साल का तोहफा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। भारत के लोगों के लिए भारतीय टीम ने एक नए साल का कहें मेलबोर्न टेस्ट जीत कर तोहफा भी दिया है और भारतीय टीम में ख़ास करके नौजवानों ने जो प्रदर्शन किया, जो मुजाहरा किया, वो काबिल तारीफ़ है। हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं नाजरीन और अगली खबर का रुख करते हैं। वज़ारत दाखिला ने निगरानी, रोकथाम और एहतियात के लिए नवंबर में जारी हिदायत को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले के ऑर्डर के मुताबिक ये 31 दिसंबर तक मौसूर थे। वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि गर्चे कोविड-19 के एक्टिव मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन आलमी सतह पर बढ़ते मामलों और बरतानिया में कोरोना की नई किस्म सामने आने की वजह से मज़ीद निगरानी
रोकथाम और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन की एहतियात के साथ हदबंदी जारी रहेगी। इन इलाकों के अंदर मुकर्ररा रोकथाम के तरीक़ों पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वज़ारत दाखिला के मुताबिक कोरोना मुतासिरीन के साथ मुनासिब रवैया को फ़रोग़ दिया जाए और सख्ती के साथ उसे नाफिज किया जाए। वज़ारत ने रियासतों को कंटेनमेंट जोन में पर तवज्जो देने और हदबंदी के लिए कहा है और कहा कि SOP पर सख्ती से अमल किया जाए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आज से पूरे शुमाली भारत में शदीद सर्द हवाओं का असर शुरू हो रहा है, जो जुमे के रोज़ तक बना रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्द और खुश्क हवाओं की वजह से शुमाली भारत में कम से कम दर्जा हरारत में गिरावट आएगी। महकमे मौसमियात के माहिरीन ने लोगों को ठंड से बचने के लिए घरों में रहने और काफ़ी मिकदार में गर्म मशरूब लेने का मशवरा दिया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल कतर दौरे के दूसरे रोज़ कतर के कई रहनुमाओं से मुलाकात की और आपसी मफाद के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन मोहम्मद अहमद अस्सानी से भी मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की मजबूत करने पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम के बेहतर नताइज लगातार सामने आ रहे हैं। सेहत और कुंबा बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासरा अफराद में से अब तक 97,82,000 से ज़्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी की शरह बढ़कर 95.83% हो गई है। मुल्क में कोविड से अमवात की शरह कम होकर 1.45% हो गई है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 21,131 कोरोना मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोविड टीकाकारी का ड्राई रन शुरू हो गया है। पहले मरहले में 4 रियासतों आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और आसाम में 2 रोज़ा मशक शुरू हुई है। इस ड्राई रन का मकसद चैलेंजेस की शनाख्त करना और मंसूबे में मुस्बत तब्दीली करना है। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। चीन के वुहान शहर से कोरोना वबा पर रिपोर्ट करने वाली चीन की एक सिटीजन जर्नलिस्ट को 4 साल जेल की सजा दी गई है। जिंग जॉन कल अपने वकीलों के साथ शंघाई की एक अदालत में पहुंची। उन पर इल्ज़ाम है कि फरवरी में वबा के दौरान आज़ादाना तौर से रिपोर्ट करने के लिए वो वुहान गई थी। उन्हें झगड़ा करने और मुसीबत पैदा करने के लिए कसूरवार करार दिया गया था। और नाज़रीन, आइए जान लेते हैं अब मौसम का हाल। और नाज़रीन, मौसम की मालूमात के साथ ही बुलेटिन में वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि जब भी घरों से बाहर निकलें तो ख़ास करके एहतियाती तदाबीर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि ख़ुद को और अपने घर के लोगों को और आसपास के लोगों को भी महफूज रख सकें। फ़िलहाल इजाज़त दें। आदाब।